नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो अपना रहने वाला है वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पेपर है, जिसमें विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न का समावेश है और आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए एक बार चलते हैं अपन प्रैक्टिस सेट पेपर की ओर, जिसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन दोस्तों है सादृश्यता से संबंधित। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या का चुनाव कीजिए, चुनिए। मतलब सादृश्यता का जो क्वेश्चन होता है उसमें फॉर्मेट होता है कि प्रथम दो पदों के मध्य अनुपात होता है, अंतिम दो पदों के मध्य समान अनुपात होता है और दोनों के बीच में समानुपात होता है। प्रथम दो पदों के मध्य आपसी संबंध को ज्ञात करते हुए अंतिम दो पदों को विकल्पों के रूप में चुनना होता है। जैसे प्रथम का सेकंड से पाकिस्तान का चांद तारा से क्या लिंक हुआ, मतलब जो पाकिस्तान का प्रतीक चिन्ह है, जो प्रतीक है वो क्या है, चांद तारा। उसी प्रकार आप स्पेन का प्रतीक चिन्ह बताएं तो पहला विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सफेद लिली, दूसरा है ईगल, तीसरा है अशोक चक्र, चौथा है लिली। तो दोस्तों राइट आंसर है, कमेंट बॉक्स में डालें, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईगल। मतलब स्पेन का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है, ईगल। लेकिन बात करें दोस्तों अन्य विकल्पों की, तो जो सफेद लिली है वो ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक है और साथ में इटली का भी राष्ट्रीय प्रतीक है। क्लियर है दोस्तों। बात करें यहां अशोक चक्र की, तो अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। बात करें लिली की, तो लिली जो है वो फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बाल गंजा उपजाऊ। मतलब बाल का गंजा से क्या लिंक हुआ वो ध्यान में रखते हुए आपको उपजाऊ का बताना होता है। मतलब जैसे बाल है, जिसके सर पर बाल होता है और जिसके सर पर बाल नहीं होते हैं, मतलब कहूं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विलोम अक्षर। ठीक है, तो उसी प्रकार ये बताएं कि अगर ये दोनों विलोम है तो उपजाऊ जहां धरती पर उपज होती है, खेतीबाड़ी होती है, वो उपजाऊ होता है। उपजाऊ का विलोम क्या होगा, पौधा होगा या भूमि होगा या हरा भरा होगा या ऊसर होगा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊसर। ऊसर जो है बंजर भूमि को कहा जाता है, तो जो चीज उपजाऊ है उसके विलोम जो है वो क्या कहलाएगा, ऊसर। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो ही सादृश्यता से संबंधित है और सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों सिलेक्टेड लिए हैं विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जिसमें लगभग राजस्थान पुलिस और रेलवे से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं इसमें ले रखा है मैंने। तो दोस्तों 72 का 46 से क्या लिंक हुआ, इसका अनुपात इससे क्या हुआ कि हो सकता है घटाने से आया हो सकता है जोड़ने से आया हो। तो दोस्तों यहां जो आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आपका फॉर्मेट क्या होता है कि आप उसको एक बार देखें, हो सकता है वो गुणा का हो सकता है, जोड़ का हो सकता है, भाग का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, इसी आधार पर। लेकिन मुझे देखते ही पता लगता है, बात ये नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने डाला है तो मुझे ही पता लगेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन और निकालेंगे तो बिल्कुल आपको भी पता लगेगा। यहां 72 है, 64 है, पता लगता है कि इसको अपोजिट करूंगा, अलग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 27। फिर इसके भी अक्षरों को उल्टा सुल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 64। फिर यहां अनुपात इसको उल्टा करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 125। फिर उसके बाद में ये प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया। तो अब क्या होगा, 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब क्या होता है, 216। और 216 के लिए आंसर में कौन सा देंगे, अब 216 को भी दोस्तों आपको चेंज करना पड़ेगा। 216 को चेंज करोगे तो कितना जाएगा, 612। और 612 के लिए आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कर का 2/4 से क्या लिंक हुआ। मार्कर को 2/4 कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, जब आपको बट्टे के अंदर कोई भी अक्षर आपको दिखाई दे, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न हो, तो लगभग वो किस आधार पर होता है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले आपको स्वरों की संख्या लेनी होती है, उसके बाद आपको व्यंजनों की संख्या लेनी होती है। सबसे पहले स्वरों की संख्या 1 और 2 स्वर हो गए, व्यंजन कितने हो गए, 4। तो आंसर 2/4। उसी के आधार पर आप आंसर डालें। ब्लैक बोर्ड को कैसे, 1 स्वर, फिर उसके बाद 2 और ये 3, तो 3 तो स्वर हो गए और बाकी अक्षरों की संख्या कितनी होगी, 2 2 4 2 6 2 8 10, तो कितने बच गए, 7। तो कितने आ गए, 3/7। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सुपर फास्ट आपको करना है, 30 क्वेश्चन बिल्कुल कम समय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम शब्द संख्या अक्षर का चुनाव कीजिए। मतलब आपको विजातीय छांटना है। और छोटी सी बात बता दूं विजातीय से संबंधित, विजातीय में क्या होता है कि लगभग 4 शब्द होते हैं, किन्हीं 3 का एक विशेष समूह बनता है, एक विशेष नियम के अंतर्गत बने होते हैं। आपको किन्हीं 3 को एक तरफ करके एक जो अन्य होता है वो आपका क्या कहलाएगा, विजातीय कहलाएगा। जैसे पहला विकल्प, पहला है क्वेश्चन नंबर 5, डबल रोटी, केक, बिस्किट और मक्खन। कमेंट बॉक्स में आंसर दें, मैं चेक करता हूं। डबल रोटी, केक, बिस्किट और मक्खन, बिल्कुल शाबाश, राइट, शाबाश, बिल्कुल। लगभग दोस्तों सबका सही है, एक आध का छोड़ के बाकी सबका सही है। डबल रोटी, केक, बिस्किट और मक्खन, तो राइट आंसर कौन सा होगा, मक्खन। क्योंकि ये तीनों जो डबल रोटी, केक और बिस्किट है, ये तीनों किस में आती है, बेकरी में आता है, ठीक है। तो बेकरी का आइटम है, जबकि मक्खन है वो अलग ही हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टर, नेफ्यू, ब्रदर और कजिन। सिस्टर, नेफ्यू, ब्रदर, कजिन। कमेंट बॉक्स में आंसर डालें, इंतजार करता हूं मैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कजिन। क्यों होगा, सिस्टर। दोस्तों सिस्टर के अंदर एक वचन और बहुवचन, जैसे अपन बात करें एक लिंग और उसके अलावा जैसे सेम लिंग हो, कई शब्द ऐसे होते हैं जो सेम लिंग के होते हैं, कई होते हैं जो डिफरेंट के होते हैं। जैसे कहूं तो सिस्टर में एक ही लिंग समाहित है, नेफ्यू एक ही लिंग है, ब्रदर में एक ही लिंग है। जबकि बात करें कजिन में, तो कजिन में क्या होता है, चचेरा भाई या बहन दोनों होता है, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। तो यहां तीनों में एक ही लिंग से संबंधित है, जबकि कजिन क्या है, दोनों लिंगों से संबंधित है। तो आंसर कौन सा जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, वही विजातीय से संबंधित है। 36 गुणा 6, 32 भाग 4, 3 गुणा 9 गुणा 1, 8 गुणा 4। तो दोस्तों एक बार इसको हल करके देखिए अपन, जैसा भाग दे रखा है वैसे देख लेते हैं। तो 36 को 6 से गुणा करोगे तो 6 6 36, 36 18, 19 20 21 216। इसको भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे, 8। फिर उसके बाद 9 30 27, इसको गुणा करोगे तो 27 और इसको गुणा करोगे तो कितने, 32। दोस्तों अब चेक करके बताएं, आप तुरंत समझ गए होंगे कि वास्तव में विजातीय क्या है। ये 216 6 का क्यूब है, ये 2 का है, ये 3 का है। मतलब ये 3 किसी विशेष नियम के अंतर्गत क्या बना रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं, जबकि 32 क्यूब इसके अंतर्गत नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वही विजातीय बताना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता दूं, जब अक्षरों की संख्या 4 या 5 तक पहुंच जाती है तो विजातीय किस आधार पर होता है, या तो उस विजातीय में कोई सीरीज बनती है, पहली प्राथमिकता होती है सीरीज को, वो सीरीज के अंतर्गत हो। क्लियर है। उसके बाद में दूसरी प्राथमिकता बनती है कि कोई स्वर या व्यंजनों की संख्या अलग हो, जैसे स्वर और व्यंजनों के आधार पर आंसर दिया जाए। क्लियर है। उसके बाद में जो और आधार होते हैं वो हो सकते हैं एक आरोही क्रम अवरोही क्रम के आधार पर हो जाए, हो सकता है उसका कोई एक सिस्टम नहीं होता, वो किसी भी आधार पर दे सकता है। या तो क्या दे सकता है, आरोही अवरोही क्रम के आधार पर। हो सकता है ये कह दे कि ये सार्थक शब्द है, ये निरर्थक शब्द है। हो सकता है ये कह दे कि ये स्वर से प्रारंभ होता है, ये व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है। इस तरीके के बहुत सारे कारण बन के आते हैं, लेकिन सबसे सटीक जो कारण होते हैं वो ये 2 होते हैं। अगर ये लागू ना हो तो उसके बाद में अन्य कारण लागू होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं देखूं तो यहां एस, यहां से यहां तक अगर चेक करें तो ये पी यहां डाल दो, ये 16, फिर उसके बाद ये ये तो 19, ये 16, ये 15 और 1, फिर उसके बाद ये 26, ये 8, ये 4 और ये 2। तो दोस्तों यहां 14, ये 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ ये 19 से यहां 3 का आ रहा है, यहां 1 का आ रहा है और यहां बहुत ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद यहां देखो इतना डिफरेंट है कि मैं अच्छे से कह सकता हूं कि आपको कि सीरीज के आधार पर नहीं हो सकता। दूसरी प्राथमिकता होती है स्वर व्यंजन के आधार पर। देखो इसमें 2 स्वर और 2 व्यंजन। क्लियर है। फिर उसके बाद में इसमें बात करें तो सारे के सारे व्यंजन है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसकी बात करें तो 1 स्वर और 3 व्यंजन, फिर उसके बाद 1 स्वर और 3 व्यंजन, फिर उसके बाद 2 स्वर और 2 व्यंजन। तो दोस्तों कहीं भी आपका फॉर्मेट जो है वो 4 का एक समूह नहीं बना रहा है। उसके बाद में बात आती है सीरीज से, वो मतलब उतरना और चढ़ना, मतलब आरोही अवरोही क्रम। यहां एस से पी और पी से ओ से ए, मतलब जो है वो क्रम क्या है, अवरोही क्रम चल रहा है, मतलब उतरता क्रम। जेड एच डी बी मतलब अवरोही क्रम, ठीक है। एफ डी सी ए ये भी अवरोही क्रम, ठीक है। जी पी बी ए अवरोही, ये तो बढ़ा फिर गठा, तो मतलब अवरोही व आरोही दोनों।
ठीक है। फिर उसके बाद में घटता हुआ क्रम, मतलब ये क्या समूह बना 4 का कि ये सारे के सारे क्या है, अवरोही क्रम है, जबकि ये आरोही और अवरोही दोनों क्रम है। आंसर कौन सा आएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दी गई आकृति को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्या ज्ञात कीजिए। अल्पसंख्या, गौर करें, 3 4 और यहां 916, 2 3 49, 1 5 प्रश्नवाचक चिन्ह। कमेंट बॉक्स में आंसर डालें, आपको 10-5 सेकंड का समय भी दे रहा हूं। दोस्तों गौर कीजिए, देखो ध्यान दो। ठीक है, देता हूं समय और चेक करें। दोस्तों यहां देखो, 3 का ये रहा 9, 4 का ये रहा 16, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का 4, 3 का 9, ठीक है। 1 का यहां क्या हो जाएगा 1 और 5 का क्या हो जाएगा 25। तो राइट आंसर कौन सा होगा 125, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वो क्वेश्चन वही अल्पसंख्या, आपको अल्पसंख्या का मतलब होता है मैट्रिक्स से संबंधित हो गया। मैट्रिक्स ध्यान दें, सबसे पहले चेक करता हूं कि एक बार इधर से संख्याएं समान सी नजर आ रही है। यहां 1 2 3 4, ये 4, फिर 5 और 2 7, 1 9, चेक करें क्या आंसर आएगा। 12 और 3 15 और 1 16, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये कितने हो गए 36, ये कितने हो गए 24 34 35 36 37 47 49। बिल्कुल दोस्तों नजर पड़ गई कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहां 5 का स्क्वायर आपको टोटल मिलाना है। कितने आपके पास हैं 12, और अगर 25 तक आपको लेके जाना है, इसको 25 तक आपको लेके जाना है तो कितने जोड़ने पड़ेंगे 13। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप समझ रहे होंगे इसको। थोड़ा सा मैं फास्टली जरूर चल रहा हूं समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक कम समय में बिल्कुल सही समय आपका डिसाइड हो, ऐसा भी नहीं। प्रयास ये है कि आपको समझा भी दिया जाए, आप समझ में भी आ जाए। बाकी तो प्रॉपर जैसे ही मैट्रिक्स में टॉपिक लेके आऊंगा आपको और बेहतर तरीके से मैं समझा दूंगा। फिलहाल ये प्रैक्टिस सेट पेपर है, प्रैक्टिस सेट पेपर के आधार पर बहुत ज्यादा डिटेल देकर जो है वो अपन पूरे टॉपिक को नहीं समझा सकते। ये जो है वो आप प्रयास करें, फिर भी आपको समझ में आएगा जरूर। देखो दिए गए आरेखों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे ऑटोमोबाइल्स, कार और मोटरसाइकिल, मतलब कौन सा आरेख सुटेबल होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। कमेंट बॉक्स में डालिए क्वेश्चन नंबर 11, ऑटोमोबाइल्स, कार और मोटरसाइकिल। तो दोस्तों राइट आंसर होगा, ये एक पूरा पार्ट है जो किसका होगा, ऑटोमोबाइल्स का। बीच में क्या आ जाएगी कार और इधर क्या आ जाएगी मोटरसाइकिल। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल्स के अंदर आपके जितने भी जो साधन होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो गई, ये ऑटो रिक्शा हो गया, छोटी मोटी गाड़ियां हो गई, जो भी हैं, यहां तक कि साइकिल भी ऑटो रिक्शा उसी में आता है ऑटोमोबाइल्स में। जो कॉमर्शियल साधन होते हैं वे हमेशा जो साधन पर्सनल साधन होते हैं, या उसके अलावा जैसे टेम्पो है, अपन उसको पर्सनल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ऑटोमोबाइल्स में आते हैं। लगभग छोटे साधन जो है वो ऑटोमोबाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है दोस्तों। फिर उसके बाद बात करें धातु, लोहा और क्लोरीन, तो बिल्कुल सबको पता है दोस्तों, लोहा जो है वो क्या होगा, एक धातु होगा, ठीक है। तो यहां धातु डालें और साइड में क्या आ जाएगी क्लोरीन, ठीक है। उसके लिए आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, 2 नंबर। फिर आगे धातु, सोने की चेन और चांदी की चेन। दोस्तों ये एक समूह है जो धातुओं का है, ठीक है। उस धातु से अगर मैं बात करूं तो धातुएं बहुत सा, जो इतनी धातुएं हैं, ऐसा नहीं है कि सभी की सोने की चेन बन जाए या अंगूठियां बन जाए, लेकिन कुछ की बनती है, और शायद थोड़ा सा 1% ही हो, वो कुछ का पार्ट इसी तरीके से होता है। ये तो क्या आ जाएगी आपकी सोने की चेन, ठीक है। और इधर आपका क्या आ जाएगा, चांदी की अंगूठी, ठीक है दोस्तों। तो धातुओं में क्या आ जाएगी, ये तो चांदी की चेन आ जाएगी, और ये सोने की, या जो भी है चांदी की या सोने की चेन हो, अंगूठी हो, ये पार्ट आ जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगी धातु। लेकिन दोस्तों यहां अगर मैं ये कहता धातु, सोना और चांदी, अगर मैं ये कह देता ना धातु, सोना और चांदी, तो फिर आप क्या कहते, बोले सर धातुओं में सोना और चांदी दोनों ही होते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोहन की एक जन्म पार्टी में सभी लोग केक खाते हैं तथा उनमें से कुछ लोग नाश्ता करते हैं तथा जो लोग नाश्ता करते हैं वे खाना भी खाते हैं। इस आधार पर कौन सा आरेख बनेगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, मैं इंतजार करता हूं। बिल्कुल 20 सेकंड का समय है, कमेंट बॉक्स में डालें आप जरूर। क्वेश्चन नंबर 14 गलत। दोस्तों लगभग स्टूडेंट्स का है वो गलत है, एक बार ध्यान दें आप। रोहन की जन्म पार्टी में सभी लोग केक खाते हैं, गौर करना, सभी लोग केक खाते हैं मतलब सो गए थे, ऐसे माने आप 100 जने गए थे,
देखो दोस्तों, जैसे अगर कहूं, मान लीजिए सपोज करो ये 100 जने गए थे उसकी जन्मदिन पार्टी में, ठीक है, ये पूरा रेशियो किसका हो गया, 100 का। सभी लोग केक खाते हैं तो ये तो सारे केक वाले हो गए। उनमें से कुछ लोग नाश्ता करते हैं तथा जो नाश्ता करते हैं वह खाना भी खाते हैं। दोस्तों मैंने आपको ये नहीं कहा कि कुछ लोग तो नाश्ता करते हैं और कुछ लोग खाना खाते हैं। अगर ये बात अगर मैं कहता तो इन दोनों को क्या करता, मैं इस तरीके से बनाता, ये पूरा ये तो नाश्ता करने वाले और ये खाने वाले करता, और फिर उसके बाद इस डायग्राम को बना देता। लेकिन दोस्तों मैंने ये कहा है कि जो नाश्ता करते हैं वे लोग ही खाना खाते हैं, मतलब अलग से कोई दूसरे नहीं है उसके अंदर। जो नाश्ता, डायरेक्ट मैं ये भी कह सकता था कि वे लोग नाश्ता और खाना दोनों खाते हैं, तब डायग्राम कौन सा बनेगा, बोला सर सभी लोग केक खाते हैं, उनमें से जो लोग केक खाते हैं ना, उसके बाद में जो लोग ये नाश्ता करते हैं ना, ये लोग मान लीजिए नाश्ता कर गए, उसके बाद जो नाश्ता करते हैं वे ही खाना खाते हैं, तो ये लोग ही क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। मतलब ये सारे लोग केक खाने वाले हो गए, उनमें से ये लोग क्या हो गए, नाश्ता करने वाले, और साथ में क्या है, खाना खाने वाले हो गए, और ऊपर वाले किसके बच जाएंगे, केक के। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 7, ये 7 नंबर राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। फिर भी दोस्तों कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं जवाब दे दूंगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस के लिए गुणा, माइनस के लिए भाग हो और गुणा के लिए प्लस हो और भाग के लिए प्लस हो तो समीकरण को हल करें। दोस्तों ध्यान दें, ये समीकरण जो है वो बोर्ड मास के आधार पर हल होते हैं। बोर्ड मास के आधार पर बी से बनता है ब्रैकेट, ओ से बनेगा ऑफ का, डी से बनता है डिवाइडेशन, फिर उसके बाद एम से बनता है मल्टीप्लाई गुणा, फिर एडिशन जोड़, और फिर सब्ट्रैक्शन बाकी। क्लियर है। तो सबसे पहले आप चिन्ह चेंज करें, जैसे मान लीजिए ये लिख लिया मैंने 26, फिर यहां लिख दिया 74, ये 4, ये 5 और ये 2 और ये बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों प्लस की जगह क्या डालना था, ऊपर प्लस के लिए क्या रखा जाए, गुणा। फिर उसके बाद क्या माइनस के लिए क्या बता रखा है, माइनस के लिए क्या रखा जाए, भाग रखा जाए, ये मैंने भाग रख दिया। फिर उसके बाद गुणा के लिए क्या बोला गया, गुणा के लिए क्या बोला गया, माइनस, तो यहां गुणा था तो यहां क्या लिख दिया मैंने, माइनस। फिर उसके बाद भाग के लिए प्लस, भाग के लिए ये भाग का चिन्ह हो गया तो इसके लिए मैं क्या डालूंगा, प्लस, यहां प्लस। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हल करते हैं। सबसे पहले भाग हल होता है बोर्ड मास में। सबसे पहले 26 गुणा 74 भाग कितना 4 माइनस 5 प्लस कितना 2। फिर उसके बाद इसको हल करें तो ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 36 दूना 72 और 36 37 दूना 74। फिर 2 को इससे काटूंगा तो कितने आ जाएंगे 13। अब 37 को आप 13 से गुणा करें, 37 गुणा 13 तो 7 21 9 2 11। फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा 37 1 8 और ये कितना हो गया 481। अब 481 दोस्तों टोटल आ गया। उसके बाद में 481 के बाद में -5 और प्लस कितने 2, तो इसको इससे काटूंगा तो माइनस के कितने बचेंगे 3। 481 में से आप -3 को निकालेंगे तो कितने बचेंगे 478। और राइट आंसर 478 के लिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी समाचार पत्र में फोरम कंपनी का एक विज्ञापन, हर दिन एक कैप्सूल रात में खाने के बाद लेने पर मधुमेह 6 महीने में ठीक हो जाता है। किसी समाचार पत्र में फोरम कंपनी का एक विज्ञापन आया कि एक कैप्सूल रात को खाने के बाद लेने पर मधुमेह में 6 माह तक ठीक हो जाता है। ग्रुप डी 16 अक्टूबर 2018 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में। दोस्तों जो पिछले क्वेश्चन थे वो भी टोटल एग्जामों में आए हुए थे, बस फर्क यह है कि उसमें मैंने कोष्टक में डाला नहीं, बाकी सारे के सारे जो हैं वो इन्हीं क्वेश्चनों जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं। दोस्तों पूर्वधारणा, कथन पूर्वधारणा का क्वेश्चन है जो मैंने आपको टॉपिक बता भी दिया। अगर आपको फिर भी कोई कमी लगे तो मेरा एक बार वीडियो दोबारा आप जरूर देखें, कथन पूर्वधारणा का मैंने ऑलरेडी पहले से डाल रखा है। एक समाचार पत्र फोरम कंपनी का एक विज्ञापन आया है क्या, कि अगर आप हमारा एक कैप्सूल रात को खाने के बाद लेते हैं ना तो 6 महीने तक मधुमेह ठीक हो जाता है। इसका मतलब उस कंपनी के दिमाग में पहले की पूर्वधारणा क्या थी वो मायने रखती है। पूर्वधारणा मतलब पहला, पाठक मधुमेह ठीक करने की इच्छा में है, पाठक मधुमेह ठीक करने के इच्छुक है। क्या वास्तव में क्या उस कंपनी ने जब ये एडवर्टाइजमेंट डाला था तो उसके दिमाग में यही था ना कि जो पाठक पढ़ेगा वो वास्तव में इसको काम में लेने के लिए इच्छुक रहेगा? क्या ये बात उसके दिमाग में डेफिनेट आई थी? अगर उसके दिमाग में ये आती कि पाठक जो है, जो पढ़ने वाला है, वो इसके लिए इच्छुक नहीं होगा तो शायद उसको एडवर्टाइजमेंट डालने की भी नौबत नहीं आती, वो डालता ही नहीं। ठीक है, तो पहला बिल्कुल इच्छुक था तभी तो उन्होंने ये काम किया है। दूसरा, कंपनी दवा निर्माता है। क्या कमेंट बॉक्स में डाले कि वास्तव में पहला और दूसरा दोनों सही है, या केवल पहला सही है, या केवल दूसरा सही है? जल्दी
दूसरा, कंपनी दवा निर्माता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, दवा निर्माता है। साफ साफ पता लग रहा है कि अगर किसी आदमी ने एडवर्टाइजमेंट डाला है तो एडवर्टाइजमेंट कौन डालता है दोस्तों? जो वास्तव में खुद मालिक हो। क्या कभी आपने किसी भी प्रोडक्शन के लिए आपने देखा था क्या उसका एडवर्टाइजमेंट डालते हुए? जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप के ऊपर गए, वहां एक लक्स साबुन मिल रही है, ठीक है, क्या उस लक्स साबुन का एडवर्टाइजमेंट मार्केट में वो शॉप वाला करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अकेला क्यों करे? इतने सारे दुकानदार हैं, क्या सारे थोड़ी करेंगे? उसका तो कौन करेगा? जो वास्तव में प्रोडक्शन कर रहा है, जो मालिक है, वही उसका एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो वास्तव में वो क्या है? कंपनी है, वो दवा निर्माता है। तो पहला और दूसरा सही के लिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कथन निष्कर्ष का है। ये टॉपिक में मैं आपको पहले से ऑलरेडी पढ़ा चुका दोस्तों। जहां तक मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं वो ऐसे टॉपिक करवाए हैं जो वास्तव में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो। और दोस्तों ध्यान ये भी दें कि जितने भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए, जैसे कथन निष्कर्ष है, कथन कार्यवाही, कथन पूर्व धारणा, उसके अलावा अन्य जैसे मैं कथन निष्कर्ष भी करवा चुका, तो मैं आपको पहले वो टॉपिक करवा रहा हूं जो वास्तव में जो है ना स्टूडेंट्सों को प्रॉब्लम होती है और मार्केट में सबसे ज्यादा चलन में होती है। मैं आपको कहीं भी अभी तक ये कोई घड़ी, कैलेंडर, दिशा, ये कहीं मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया। क्यों? दुनिया ही पढ़ा रही है, वो तो हर जगह मिल जाएगा आपको। आप बड़े बड़े यूट्यूब पर भी जाएंगे ना, तो दोस्तों आपको मैटर, मैं कह रहा हूं इन 4 टॉपिकों से संबंधित जो मैंने डाले हैं ना, आप कितने भी बड़े यूट्यूब पर के ऊपर चले जाना, बिल्कुल मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आपको इन वीडियो को देखने के बाद YouTube पर अन्य कहीं स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ही मैं आपको ये चीज कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूं। कहीं भी मैंने आपको घड़ी, कैलेंडर, दिशा वगैरह नहीं डाला है, ये तो दुनिया ही डाल रही है, मेरे डालने से एक्स्ट्रा क्या होगा? तो आप इन पर अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि ये अच्छे से क्लियर होंगे। यही चीजें जो हैं वो, जैसे अगर मैं बात करूं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में या पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में, आप ग्रुप डी के पेपरों को उठा के देखो, कहीं भी आपको ये घड़ी, कैलेंडर, दिशा वगैरह, दिशा के तो फिर भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन घड़ी, कैलेंडर, पासा वगैरह के आपको बिल्कुल न के बराबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब ये लुप्त से हो गए। इनको मार्केट में चलाने से कोई बड़ा नहीं बन जाता आदमी का। क्यों? क्योंकि बेवजह इनको डालने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल डालेंगे, लेकिन इनको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, क्योंकि सबसे पहले जो आवश्यकता होती है, जिनकी ज्यादा आवश्यकता होती है ना, शायद उनको पहले डालना बेहतर होता है। तो दोस्तों कथन निष्कर्ष, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ ने कहा कि अगले महीने से गर्भवती महिला और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की माताओं को कार्य करने के समय में सहूलियत दी जाएगी, मतलब रियायत दी जाएगी। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसके सीईओ ने कहा कि अगले महीने से गर्भवती महिलाओं, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी हैं, उन माताओं को अपन कार्य में क्या देंगे? सहूलियत देंगे, रियायत देंगे। निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या युवा माताओं को शुरुआती सालों में अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत है? क्या माताओं को शुरुआती सालों में अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत है? तो पहला बिल्कुल सही। बोला सर अगर ये सही ना होता, अगर इसकी जरूरत नहीं होती तो 5 साल की बात भी नहीं करता और गर्भवती की भी बात नहीं करता और जो सहूलियत है वो भी नहीं देता, रियायत भी नहीं देता। तो बिल्कुल इसीलिए दिया गया। दूसरा, कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों के दायित्व और काम के दबाव की परवाह करता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते अपन। क्यों? क्योंकि ये जो काम का दबाव होता है वो ये थोड़ी है कि एक बच्चा पैदा हो गया 5 साल का है तो ही काम का दबाव हो। काम का दबाव तो वैसे भी एनी टाइम रहता है, तो एनी टाइम थोड़ी दायित्व की कोई बात कही है इसमें। इसने तो यही कहा है कि केवल गर्भवती महिला और 5 साल से कम के लिए बोला गया है। तो महिलाएं कर्मचारियों के दायित्व और काम के दबाव की परवाह करता है। ये अगर अपन इस सेंटेंस को यहां सही करें तो इसको हमेशा करना पड़े, क्योंकि काम का दबाव तो हर समय होता है, लेकिन विशेष इसने केवल 5 साल से कम उम्र के बच्चों की ही बात की है। तो यहां पहला सही और दूसरा गलत। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों? और कथन निष्कर्ष का टॉपिक मेरा प्रॉपर डाला हुआ है। आपको फिर भी कहीं कोई समस्या नजर आए तो आप बिल्कुल उस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट, 3, 4 और 5 सेमी भुजा वाले 3 घन एक धातु के बने, इनको गलाकर एक नया घन तैयार किया जाता है, तो इस घन की भुजा कितनी होगी अगर इनको गलाकर तैयार किया जाता है? तो दोस्तों क्या एक तो 3 सेमी का है, 4 सेमी का है और 5 सेमी का है। अगर बात करूं तो 3 का क्यूब, अगर मैं इसके वास्तव में इनके टुकड़ों की संख्या ज्ञात करूं तो 3 का क्यूब करूंगा, कितने हो जाएंगे? 27। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। फिर उसके बाद 5 का क्यूब करें तो कितना? 125। टोटल इसको जोड़ो, 5, 9 और कितने हो गए? 16। फिर 4, 6, 9 और 2, 11। ठीक है, 6, 2, 8 और 1, 7, 9 और
कितने हो गए, 5 9 और 7 16, 2 और 6 कितने हो गए, 8 8 और 2 10 और 1 हासिल की कितनी हो गई, 11। ठीक है, हासिल की 1, फिर उसके बाद 6 और 1 7 8 9 और ये हो गया 10, तो हो गए 216। चेक करें एक बार, 125 ये हो गए 5 9 16, ये हो गए 8 9 1। ठीक है, फिर उसके बाद 6 1 तो ये हो गया, 1 वो हासिल का, तो 216। मतलब दोस्तों 216 है, ये क्या हो गई, अगर मैं बात करूं तो ये टुकड़ों की संख्या हो गई। और अगर मैं इसको बदल लूंगा तो इनको क्या कहा कि एक नया घन तैयार किया जाता है। मतलब वो जो नया घन होगा वो क्या होगा, बड़ा घन होगा, और बड़ा घन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो ये 216 किसका, ये 216 है, वो क्या है, टुकड़े। अगर मैं इसका क्यूब की बात करूंगा तो कितना है, 6। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा, तस्वीर में लड़की है, वह मेरे दोस्त के पिता के बहनोई साले की सबसे बड़ी बेटी है। कीर्ति के दोस्त से उस लड़की का क्या रिश्ता है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कहीं प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखें। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा, कीर्ति ने किससे कहा, मोहन से। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा, सॉरी, देखो ध्यान दें, हाँ देखो, कीर्ति ने मोहन से कहा तस्वीर के कि यह दोस्त मेरे पिता के बहन हुई। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा है। ठीक है, तो यहां आप कीर्ति डाल लो। ठीक है, और कीर्ति ने तस्वीर की ओर इशारा किया है, तो जो इशारा करने वाली बात आती है वो सामने आती है तस्वीर में। ठीक है, और मोहन से कह रहा है, कहा कि तस्वीर में जो लड़की है, मतलब ये लड़की की तस्वीर की है, लड़की। ठीक है, वह कौन, इस तस्वीर की बात हो रही है, वह है मेरे दोस्त के पिता। कीर्ति ने कहा कि वह मेरे दोस्त, ठीक है, के पिता, जैसा बोल रखा है वैसा डाल लो। ठीक है, के पिता के बहनोई, मेरे दोस्त के पिता के बहनोई की सबसे बड़ी बेटी है। कौन, इसकी बात चल रही है, सबसे बड़ी बेटी। कमेंट बॉक्स में आप आंसर डालिए, मैं हल कर रहा हूं, इतनी देर में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि समझाने में समय लगता है और आप हल कर चुके होंगे। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा कि तस्वीर में जो लड़की है वह मेरे दोस्त के पिता के बहनोई साले की सबसे बड़ी बेटी है। तो दोस्त कीर्ति ने कहा कि मेरे दोस्त के पिता के बहनोई की सबसे बड़ी बेटी कौन है, ये है। ठीक है, गौर से समझिए एक बार दोस्तों, इस टाइप की लगभग सारे क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके के होते हैं। कीर्ति के दोस्त से लड़की का क्या रिश्ता है, कीर्ति के दोस्त से, मतलब इससे चाहिए आपको, समझ रहे हो, इससे, कीर्ति के दोस्त से, किसका, तस्वीर वाली लड़की का। ठीक है, यहां से अब ऐसे समझो दोस्तों, हमेशा मैं इस टाइप को इसी तरीके से पढ़ाता हूं। हमेशा ये समझिए कि ये मैं हूं, ये दोस्त आप खुद है, आपके पिताजी है रे, आपके पिताजी की ये क्या है, बहन हुई, आपके पिताजी के बहन के पति आपके क्या लगेंगे, फूफा जी। क्लियर है दोस्तों, हमेशा एक जगह अपने आप को बिठा लिया करो, क्योंकि इस कीर्ति से कोई लेना देना नहीं है। आप दोस्त अपनी जगह बैठ गए क्योंकि इसका संपर्क इससे मांग रहा है, तो बताओ दोस्त आप हो, आपके पिताजी की बहन का पति आपका क्या लगा, फूफा जी। इन फूफा जी की ये क्या है, सबसे बड़ी बेटी। आपके ये फूफा जी की ये सबसे बड़ी बेटी है। क्या आपके फूफा जी की सबसे बड़ी बेटी आपकी क्या लगेगी, फूफेरी बहन। मतलब ये क्या है, फूफेरी बहन, बड़ी फूफेरी बहन। ठीक है, तो बताओ बहन, बेटी, ननद, भतीजी, भांजी और सॉरी भांजी और भतीजी और बहन। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट, क्लियर है, बहन या फूफेरी बहन। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, सरोज शाम 3 बजे होने वाली एक मीटिंग में शामिल होने के लिए सुबह 10 बजे निकलती है। पूर्वधारणा, कथन पूर्वधारणा का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में डाले, बिल्कुल आप पढ़ भी चुके पहले से, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। पूर्वधारणा, सरोज मीटिंग वाली जगह पर 3 बजे पहुंच जाएगी। सरोज मीटिंग वाली 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी। सरोज मीटिंग वाली जगह, यहां पर जगह जरूर लिखें, जगह 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी। दोस्तों गौर करना मेरी बात पर, सरोज शाम 3 बजे होने वाली एक मीटिंग में शामिल होने के लिए 10 बजे निकलती है।
ठीक है, उसकी पूर्व धारणा क्या होती है, जब वो बाहर निकली थी सुबह 10 बजे, निकल गई थी 3 बजे तक जाने के लिए, तो पक्का आप एक बार विश्वास करें, आप ध्यान दें मेरी बात पर, अगर 3 बजे अगर कोई बंदा पार्टी को अटेंड कर रहा है और 10 बजे से निकल रहा है, तो क्या वो ये सोचता है कि मैं फिक्स 3 बजे पहुंच जाऊंगा? कभी नहीं। वो हमेशा बताऊं क्या सोचता है कि 3 बजे मीटिंग में जाना है, 10 बजे निकल रहा है, तो उसके दिमाग में पक्का क्या थे कि यार चल 10 बजे निकल जाते, 3 बजे पहली पहुंच जाऊंगा। कभी दिमाग में ये नहीं आती है कि 10 बजे निकल जाओ और बोले चल 3 बजे तक पहुंच जाएंगे ना, 3 बजे पहली पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं ये कह दूं, एक आदमी ट्रेन तक पहुंच रहा है, 7:55 पर घर से निकला या 7:50 पर घर से निकला और 8 बजे तक उसको ट्रेन पर तक पहुंचना है, क्या उसके दिमाग में ये आती है कि वो 8 बजे तक पहुंच जाएगा या 8 बजे से पहले पहुंच जाएगा? पता है वो 10 बजे 10 मिनट पहले निकला है, तो उसके दिमाग में पक्का ये आती है कि 8 बजे तक तो पहुंच जाएंगे, ये दिमाग में आती है, ना कि ये कि 8 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। तो लंबे समय से पहले निकला हुआ इंसान ये सोचता है कि उतने समय से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। तो सरोज मीटिंग वाली जगह पर 3 बजे पहुंच जाएगी, गलत बात, 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी, ये विचारधारा उसके दिमाग में आई थी। सरोज मीटिंग वाली वो जगह 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी, हाँ बिल्कुल, सरोज के दिमाग में निकलने से पहले ये जरूर आया था कि मैं 3 बजे पहले पहुंच जाऊंगी, अभी निकल जाती हूं। तो बताइए सेकंड सही होने के लिए आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट, निर्णय कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों ऐसे टाइप के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब बार पूछे जाते हैं और ग्रुप डी में तो लगभग हर प्रैक्टिस सेट पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ग्रुप डी 4 अक्टूबर 2018 शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन आया था और ऐसे क्वेश्चनों पर आप जरूर ध्यान दें। अक्स वाई का भाई है, देखो अक्स वाई का, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि भाई के लिए प्लस होता है चिन्ह, पुरुष के लिए जो पुरुष होता है उसके लिए प्लस चिन्ह काम मिलेंगे, माइनस जो है वो किसके लिए? महिला के लिए। फिर 2 लाइनें हैं वो किसके लिए? पति और पत्नी के लिए काम में लेते हैं। 1 लाइन वो किसके लिए? भाई और बहन के लिए। ठीक है, डायग्राम, अक्स वाई का भाई है, अक्स है ना, वो वाई का क्या है? भाई है, तो भाई बहन का रिश्ता 1 लाइन से संबंधित और प्लस क्यों किया? क्योंकि ये इसका भाई है। जेड वाई की माँ है, ये जेड है ना, ये वाई की माँ है और माँ हमेशा ऊपर बैठती है, और अगर जेड वाई की माँ है तो माँ है तो इसको क्या कहेंगे? माइनस, और अगर पिता होता तो क्या लिखते? प्लस। फिर तो y का अक्ष से क्या संबंध है? y का बताना है आपको किससे? अक्ष से। ठीक है, तो दोस्तों यहां ना तो प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब यहां आपको नहीं पता कि या तो ये इसका अक्ष y जो है ना वो अक्ष का क्या हो सकता है। अगर ये इसका भाई है और ये भी इसके बराबर में बैठा है तो या तो क्या हो सकता है? इसका भाई हो सकता है या बहन हो सकता है, अभी तक अपने को नहीं पता। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन है ना इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है, ये आपको आंसर में लेना है। पहला, जेड का केवल 1 पुत्र और 1 पुत्री है। जेड का, ये रहा जेड का 1 पुत्र और 1 पुत्री है, तो बिल्कुल श्योर ये तो इसका क्या है? पुत्र, और पक्का कंफर्म ये क्या हो जाएगी? पुत्री। इसका मतलब अगर आपके पास ये एक सेंटेंस भी हो ना तो आपका काम चल जाएगा। इस सेंटेंस के होते ही आपको सेकंड सेंटेंस की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, जेड वी का इकलौता पुत्र है जिसके 2 बच्चे हैं। क्या कर रहा है? जेड वी का इकलौता पुत्र, सॉरी यहां टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, जेड का इकलौता पुत्र, जेड यहां लिखो आप अक्स और यहां लिखो जेड, हाँ अब सही हो जाएगा। ये मेरे को याद है, यहां मिस्टेक हो गई, लास्ट में सुधारना भूल गई। ठीक है दोस्तों, देखो अक्स और जेड, यहां अक्स लिखूंगा और यहां जेड लिखूंगा, तो इसने क्या कहा? अक्स जेड का इकलौता पुत्र है। देख लो, चाहे अक्स है ना वो जेड का क्या है? इकलौता पुत्र। अक्स जेड का क्या हुआ? इकलौता पुत्र जिसके 2 बच्चे हैं। अगर ये इकलौता पुत्र है, अगर मैं इकलौती संतान की बात करता तो केवल ये हो जाता, लेकिन इकलौते पुत्र की बात कर रहा हूं तो ये तो है ही, साथ में ये भी है और ये है, तो ये अगर इकलौता पुत्र है तो पक्का ये क्या हो गई? पुत्री हो गई। इसका मतलब अगर दूसरा हो तो भी मेरा काम चलेगा, दूसरा देखे चाहे पहला मत दो और पहला देखे चाहे दूसरा मत दो, आंसर या तो अकेला कथन फर्स्ट या अकेला सेकंड पर्याप्त है। बिल्कुल सही बात है, या तो अकेला फर्स्ट दे दो या अकेला सेकंड दे दो तो भी मैं आंसर दे दूंगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, केवल 2 ही पर्याप्त है जबकि पहला अकेला पर्याप्त नहीं है। इसने क्या कहा? अकेला तो पर्याप्त नहीं है, दूसरा ही है। बोला ना सर अकेला भी पर्याप्त था, इसका मतलब ये गलत। 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। बोला ना, क्योंकि पहले और दूसरे कोई भी रखने से मेरा काम हो जाएगा। केवल 1 पर्याप्त है जबकि दूसरा अकेला पर्याप्त नहीं है, ना दूसरा भी पर्याप्त है। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
एक रेस्तरां में 3 प्रकार के फलों का जूस मिलता है। रेस्तरां मालिक को इस बारे में एक सर्वेक्षण करता है कि इस सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। 45 लोगों को पहले वाला पसंद है, 60 लोगों को दूसरा वाला पसंद है, 40 लोगों को तीसरा वाला पसंद है, 20 लोगों को तीनों पसंद है, 30 लोगों को इनमें से कम 2 पसंद है। तो कितने लोगों को कम से कम एक प्रकार के फलों का रस है? दोस्तों राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालें, बिल्कुल आराम से 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर हो जाएगा प्रयास। और दोस्तों ध्यान दें, प्रैक्टिस सेट पेपर की अगर हमेशा कभी भी बात आए, कभी भी आपने थंबनेल देख लिया हो तो जरूर कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। देखो रेस्तरां में 3 तरीके के फल हैं, 3 तरीके की कंडीशन होती है आपके, 3 इस तरीके से। जैसे ये प्रथम, ये हो जाएगा द्वितीय और ये तृतीय। दोस्तों ये डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि इसमें हर कंडीशन दे रखी है, पहले की भी, दूसरी की, फिर तीसरी की। सबसे पहले इसने क्या कहा, रेस्तरां के बारे में सर्वेक्षण किया गया। 45 लोग, पहला वाला तो कितने जने हैं? 45 जने, ठीक है। दूसरा वाला कितने हैं? दूसरा जूस पीने वाले 60। फिर उसके बाद 40 लोग तीसरा भी पी रहे हैं, तीसरा पीने वाले कितने हैं? 40, ठीक है। और दोनों पीने वाले कितने हैं? दोनों पीने वाले हो गए 20, ठीक है। और कम से कम 2 पीने वाले, कम से कम 2 पीने वाले, देखो इसने क्या कहा, 30 लोग इनमें से कम 2 पसंद करते हैं, 30 लोग कम से कम 2 पसंद करते हैं, ठीक है। पहला 45, तो सबसे पहले दोस्तों दोनों वालों को इंक्लूड कर लो, यहां कितने आ जाएंगे? 20, यहां दोनों वाले कितने हो गए? 20, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करूं कि कम से कम 2 पीने वाले कितने? 30 लोग है तो इसका रेशियो 10-10 का रह जाएगा। तो यहां तो कितने हो गए? 10, यहां भी कितने हो गए? 10, और यहां भी कितने हो गए? 10, क्योंकि ये वाला पोर्शन किसका है? दोनों का, ठीक है। यहां 10 और यहां 10, तो टोटल कितने हो गए? 30। अब बात करें दोस्तों पहला वाला 45, तो पहले वाले को 45 का यहां पर रेशियो निकाल के दे दो। ये 20, दोनों वाले, तीनों वाले 20, ये 10, तो टोटल कितने हो गए? 40। तो टोटल कितने? 45 थे, तो यहां कितने बच गए? पहला वाला 5, प्रॉपर 5 वाले, प्रथम वाले प्रॉपर कितने हो गए? 5। द्वितीय वालों की बात करूं तो द्वितीय में देखो कौन कौन से आ गए? 10 सर 10, 20, और ये 20 कितने? 40, और टोटल कितने थे? दूसरा 60, तो यहां कितने आ जाएंगे? 20, मतलब केवल द्वितीय पीने वाले कितने बच जाएंगे? 20। फिर उसके बाद तृतीय वाले कितने आ गए? टोटल तृतीय के कितने थे? 40, तो यहां देखो दोनों पीने वाले, ये 10 और ये 20, तो टोटल 40 हो गए। तो मतलब प्रॉपर केवल सिंगल तृतीय पीने वाला सिंगल आदमी कोई भी नहीं है, तो ये हो गया 0। अब इसने अपने को बोला है कि कितने लोगों को कम से कम एक प्रकार के फल का रस पसंद है। दोस्तों मेरे पहले के वीडियो में बताया कि कम से कम की पोजीशन आती है ना, तो मुझे प्रथम वाला भी लेना होता है, द्वितीय वाला भी लेना होता है, और तृतीय वाला भी लेना होता है। तो प्रथम वाला कितना? 5, केवल कम से कम एक में 1 वाला भी आएगा, ये वाला, ठीक है। कम से कम 1 में 2 वाला भी आएगा, कम से कम 1 में ये 3 वाला। देखो इसने क्या कहा, कम से कम एक प्रकार का जूस, तो 3 पी रहा है वो भी कम से कम 1 तो पी रहा है, जो 2 पी रहा है वो भी कम से कम 1 तो पी रहा है, जो 1 पी रहा है वो भी कम से कम 1 तो पी रहा है, तो सारे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना? देखो एक तो ये 5, फिर उसके बाद में ये आ गया आपका 20, और फिर इसके बाद में ये आ जाएगा 0, फिर उसके बाद में 2 वाला, एक तो 10 ये आ गया, फिर उसके बाद 2 वाला ये 10 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 2 वाला ये वाला 10 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में ये तीनों वाला आ जाएगा 20। सबको काउंट कर दो, 20 और 30, 40, 50, 60, सॉरी 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 5 कितने? 75। मतलब साफ है कि 75 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक जूस तो पक्का पी रहे हैं, और 75 के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों? थोड़ा सा दोस्तों प्रयास कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी कराऊं, लेकिन फिर भी थोड़ा समय लग ही जाता आपको आसपास की बातें बताने में, और इतनी जल्दीबाजी भी अपने को नहीं करनी है। बिल्कुल आप वीडियो में बने रहें, सारे क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर मैंने आपको बढ़िया तरीके के लेवल के क्वेश्चन लिए हैं और विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगे बिल्कुल शेयर जरूर कर दें, और आप भूल जाते हैं एक बार लाइक भी जरूर कर दें, इसे लाइक जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट, राम एक नियत स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 12 मीटर चलने के बाद वह 3 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है, अंत में वह दाईं मुड़ता हुआ 6 मीटर चलता है। बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? यह क्वेश्चन दिशा का प्रारंभिक बिंदु P मानता हूं। दक्षिण दिशा में कितना चलता है, कितना बताया गया? 12 डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 12 मीटर चलने के बाद वह
3 मीटर दाईं ओर, अगर आपका मुख नीचे की ओर है तो आपका दाएं इधर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर। फिर उसके बाद दाईं ओर, अगर आपका मुख इधर है तो आपका दाएं इधर होगा, तो इधर कितना 8, तो 8 के लिए सामने 12 है, तो 8 के लिए थोड़ा सा पीछे रख लें क्योंकि ये 12 है सामने वाली, ठीक है। अंत में वह दाईं ओर 6, अंत में अगर दाईं ओर, अगर आपका मुख इधर है तो दायां आपका इधर होगा, अंत में कितना मुड़ता है 6 मीटर चलता है। तो अगर 6 मीटर की बात करूं तो दोस्तों सामने वाली ये पूरी कितनी 3, क्योंकि ये 3 है तो ये भी सामने 3, तो मुझे यहां से क्रॉस मारना पड़ेगा, इधर आ जाऊंगा मैं 6 के लिए, ये टोटल कितनी हो जाएगी 6। ये मेरा क्या हो गया अंतिम स्थान। अब मुझे प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान कितनी दूरी पर है मुझे ये वाली बतानी है। और दोस्तों अगर ये लंब पड़ रहा है यहां 90 डिग्री का कोण है, तो आप बहुत पहले से जानते हैं कि आपके पास लंब और आधार हो तो आप कर्ण निकाल सकते हैं। अगर ये पूरी 6 है, ये सामने वाली ये 3 है, तो ये भी 3, तो ये कितनी बच जाएगी 3, ये पूरी कितनी 8, ये पूरी कितनी है, ये थी टोटल 12, तो अगर ये 8 है तो यहां से यहां तक की ये भी कितनी होगी 8, तो ऊपर वाली कितनी बच जाएगी 4, ये तो 4 और ये कितनी 3, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अक्ष स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अक्ष स्क्वायर बराबर 9 + 16, अक्ष स्क्वायर बराबर कितना 25, और रूट में बदलूंगा तो कितना 5। राइट आंसर कौन सा होगा 3। दोस्तों उसके अलावा मेरे पास दूसरा फॉर्मेट भी हुआ करता है, NESW डालें। यहां NESW का मतलब हो गया N फॉर नॉर्थ उत्तर, E फॉर ईस्ट पूर्व, S फॉर साउथ दक्षिण, W फॉर वेस्ट पश्चिम, दिशाएं यहां डाल दें। सबसे पहले दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है 12 मीटर, दक्षिण ये आ गया 12 मीटर डाल दो यहां। 3 मीटर दाईं ओर चलता है, दाईं ओर चलकर कितना 3, अगर आपका इधर मुख है इस तरीके से आप बैठे हैं तो ये इधर आपका क्या हो जाएगा दायां 12। फिर दाईं ओर मुड़कर कितना 8, तो वापस दाईं ओर मुड़ोगे तो घूमकर यहां कितना 8, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर कितना 6, ये 6। तो एक छोड़कर एक दिशाएं आपस में कटा करती हैं अपोजिट दिशाएं, तो ये इससे काटूंगा तो कितनी 4, इसको इससे काटूंगा तो कितनी आ जाएगी ये कितनी थी 12 और ये थी 8 थी यहां, गलत कर लिया अपन ने। NESW, ठीक है। सबसे पहले दक्षिण दिशा में कितना 12, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर कितना 3, ठीक है। अच्छा ये मिस्टेक थी 3, फिर दाईं ओर मुड़कर कितना हुआ 8, ये 8, ठीक है। फिर अंत में दाईं ओर मुड़कर कितना 6, तो इसको इससे काटूंगा तो कितना यहां वैल्यू कितनी 4 और यहां वैल्यू कितनी बचेगी 3, तो पूर्व में कितना 3 और दक्षिण में कितना 4, और पूर्व में तो प्रारंभिक बिंदु P मानकर पूर्व में चला लीजिए कितना 3 और दक्षिण में कितना 4, वो की वही पोजीशन आ गई जो यहां पर थी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाईं ओर से 8वां, दाईं ओर से चौथे स्थान पर किसका दिया जाए तो वह साध्या जो दाएं से 16वीं है बाएं से तीसरा हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं दोस्तों, बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाईं से 8वां, प्रारंभिक यहां से चलता हूं, बाईं से 8वां कौन श्रीनाथ, ठीक है। फिर आगे, तथा दाईं ओर 4 स्थान किसका दिया जाए, अगर मैं दाईं ओर 4 स्थान और किसका दूंगा तो दायां इधर ही होगा, 4 स्थान होते ही इसकी रैंक कौन सी हो जाएगी 12वीं और नाम है श्रीनाथ। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, तो साध्या जो दाईं से 16वीं है के बाईं ओर तीसरा हो जाता है, के बाईं ओर तीसरा हो जाता है कौन, के बाईं ओर तीसरा हो जाता है कौन श्रीनाथ हो जाता है। श्रीनाथ को बाईं ओर बिठाना है साध्य के, साध्य देखो क्या बोला किसका दिया जाए तो साध्य जो दाईं से 16वीं है, दाईं से तो 16वीं है साध्या, फिर क्या बोला के बाईं तीसरा हो जाता है, के बाईं तीसरा कौन हो जाएगा श्रीनाथ, इसका मतलब साध्या को दाईं ओर से 16वीं इधर आपको बिठाना पड़ेगा ऐसे, और जैसे ही आप साध्या को इधर ही छोड़ दोगे, एक तो ये क्रॉस हो सकती थी, एक इधर ही रह सकती थी, क्रॉस होने पर तो दाएं हो जाता, तो साध्या के बाईं ओर देखो, साध्या के ये साध्या का दायां और ये साध्या का बायां, और तीसरे स्थान पर बिठाने के लिए देखो 1 2 और ये श्रीनाथ तीसरे स्थान पर बैठ जाएगा बाईं ओर, ऐसा ही बोला गया। तो बताइए कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए दोस्तों मैंने आपको पहले एक प्रैक्टिस सेट पेपर में और बताया था, कुल व्यक्तियों की संख्या निकलती है लेफ्ट और राइट जोड़कर एक गठाने से, लेकिन शर्त यह है कि ये लेफ्ट और राइट जो है उसमें एक ही आदमी जोड़ा जाए, कोई भी एक आदमी। जैसे मान लीजिए सपोज करो ये साध्य है 16वां है, ठीक है, साध्य का स्थान जैसे मान लीजिए राइट से तो 16वां डाल दिया जो दे रखा है, अगर लेफ्ट की बात करूं तो ये श्रीनाथ 12वां है, ये यहां तक काउंट करने के लिए 12 से 13 14 और ये 15, मतलब साध्य इधर से कौन सा हो जाएगा यहां से अटैच करके 15वां, तो इधर से कौन सा 15वां, यहां ये जोड़ देता मैं 15वां। टोटल कितने हो गए 31 - 1 कितने 30, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई 30।
क्लियर है। और 30 के लिए राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हर 25 सेकंड के बाद बदलती है, इसके अगले चौराहे पर ट्रैफिक लाइट 30 सेकंड के बाद बदलती है, एक समय पर दोनों एक साथ बदलती है, तो कितने समय पश्चात दोनों लाइट एक साथ बदलेगी। दोस्तों एक 25 सेकंड पर बदलती है, दूसरी 30 सेकंड पर बदलती है, तो बताइए कब दोनों एक साथ बदलेगी। तो गौर करना दोस्तों, एक है 25 सेकंड और एक है 30 सेकंड, इसका लेस है वही आपका राइट आंसर होता है। तो बताओ किस संख्या में 25 दूना, जैसे मान लो कोई भी एक ले लिया, 25 दूना 50, क्या 30 का भाग जाता है, नहीं, 25 30 75, फिर 30 का भाग नहीं जा रहा, 25 चौके 100, फिर 30 का भाग नहीं जा रहा, 25 पंजे 125, फिर भी 30 का भाग नहीं जा रहा, 25 पंजे 125, 25 छिक गए 150, ठीक है 150 आ गया यार, 150 में 30 का भी भाग जाता है, मतलब 150 सेकंड बाद ये दोनों एक सी एक्टिविटी करने लग जाएगी। समझ में आ गई दोस्तों। 150 सेकंड बाद, 150 सेकंड का मतलब हो गया 60 दूना 120, 2 मिनट और 30 सेकंड बाद में ये सेम एक्टिविटी करेगी, और 2 मिनट 30 सेकंड के लिए मैं कहूं तो 2.5 मिनट कह सकता हूं, ठीक है। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों सारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए, लगभग ग्रुप डी के क्वेश्चन है, कुछ राजस्थान पुलिस के भी हैं। पी का पिता बी है, ई जो डी की पत्नी है, पी की सास है, तो उनका एकमात्र ग्रैंडसन है, तो क्यों बी का क्या संबंध है। तो बताइए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों के लिए प्लस और माइनस चिन्ह काम में लेना होता है, बड़ा ऊपर आता है, छोटा नीचे आता है। पी का पति बी है, तो पी का पति प्लस कौन है, बी, पी का पति, सॉरी इसको यहां से हटा देना, ये नहीं है, ठीक है, माइनस कर देता हूं क्योंकि ये पति हो गया ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है। और पति पत्नी को 2 लाइनों से देखो, पी का पति बी है, तो पी का पति कौन हो गया, बी, ये पति हो गया, प्लस डाल दिया, और ये अपने आप ही क्या हो गई, माइनस पत्नी हो गई, ठीक है। फिर आगे, ई जो डी की पत्नी और पी की सास है, पी की सास के लिए ये पी का क्या हो गया, पति, और पी के पति की जो ऊपर होगी वो क्या होगी, सास होगी, तो यहां माइनस। देखो इसने क्या कहा, ई जो डी की पत्नी और पी की सास है, ई की बात चल रही है, जो क्या कहा डी की, तो क्या हो जाएगी पत्नी, तो ये देखो डी की पत्नी बना दिया, और ये क्या हो गया पति, और ये पी की क्या हो गई सास। देख लो ये तो इसका क्या हो गया पति, और पति की मां ऊपर क्या कहलाती है, सास, तो ये तो इसकी सास भी हो गई, इसकी ये क्या हो गई, पत्नी भी हो गई, ठीक है। उसका एकमात्र ग्रैंडसन क्या है, क्यों एकमात्र ग्रैंडसन किसका, ई की चर्चा चल रही है, इसका ग्रैंडसन होता है पोता, तो ये इसका बेटा, बेटा की पत्नी, मतलब इसका ग्रैंडसन है वो पोता होगा, वो इसके यहां से जोड़ दो, तो ये क्यों क्या हो जाएगा, पोता प्लस, देखो बेटे का बेटा क्या कहलाया, पोता हो गया ये यहां से, ठीक है। फिर आगे, तो बी का डी से क्या संबंध है, आपको बी का बताना है किससे, डी से, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो बताइए बी का डी से क्या संबंध हुआ, ये तो इसको यहां से यहां तक लाने के लिए स्टेप बाय स्टेप, ये इसकी क्या हुई पत्नी, और पत्नी का बेटा क्या कहलाता है, खुद का भी बेटा मतलब पुत्र, और राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो न्याय निगमन से संबंधित है, इनका डायग्राम बनाइए। कुछ आम सेब है, तो कैसे, छोटा बन गया, थोड़ा इधर बना लेता हूं। कुछ आम, ये लो, कुछ आम क्या है, सेब, ऐसे कुछ आम सेब है। फिर आगे, कोई सेब, कुछ आम सेब है, सभी सेब अंगूर है, तो सभी सेब अंगूर इसी तरीके से होंगे। कोई अंगूर संतरा नहीं है, तो कोई भी अंगूर संतरा नहीं है, तो आप संतरा को यहां डाल दे, ठीक है। और सभी संतरा क्या है, अनार, तो सभी संतरा को क्या हो गया, अनार बनाना है, तो ये अनार। क्लियर है दोस्तों। ये जो है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया को आपको अंगूर के संपर्क में नहीं लाना, ये मना कर रखा है इसने पहले ऑलरेडी, ठीक है। और अगर इसके संपर्क में नहीं आएगा तो इतनी इतनी ये सारी सेवें हैं वो इसके संपर्क में नहीं आ सकती, यहां तक कि इतने इतने आम भी संपर्क में नहीं आ सकते। देखो पहला, सभी आम सेब है, ठीक है, सभी आम। दोस्तों पहले एक बार चेक करें, सभी आम क्या सेब है क्या, चेक करें, सभी आम सेब, बोला सर सभी आम सेब है। देखो पहला, सभी, सॉरी ध्यान दे, सभी अनार सेब है, माफी चाहूंगा गलत बोल दिया मैंने, सभी अनार सेब है। क्या सभी अनार दोस्तों सेब कब हो, जब सभी अनारों को आप यहां बिठाओ, अंदर अंदर यहां सभी अनारों को बिठाओ, तब जाते सभी अनार सेब हो, तब आपका सेंटेंस सही साबित हो। क्या आप अनारों को यहां बिठा सकते हैं, कभी नहीं बिठा सकते। क्यों, आप अन्य को, तो जब आपको बोला गया सभी
जो यहां बोला था सभी संतरा जो है ना वो अंगूर, ये है अनार, तो आप अनारों को ऊपर यहां तक लेके जा सकते थे, लेकिन इतनी इतनी अनार है ना वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, सेब नहीं हो सकती। तो इसने क्या कहा, सभी अनार सेब है। बोला ना सर, इतने इतनी जो अनार ये है ना, ये अनार यहां वाली ऊपर वाली हो सकती है, लेकिन ये वाली कभी नहीं हो सकती। ये क्या था, संतरा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, बिल्कुल गलत, क्योंकि सभी अनार सेब है ना वो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी इतनी अनारें है ना जो संतरा में बैठी है, ये कभी भी सेब नहीं हो सकती, क्योंकि इसके टच ही नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, सभी संतरा आम है। क्या सभी संतरा आम कब हो? बोला सर सभी संतरा आम तब हो जब आप संतरा को यहां बिठाओ। अब चेक कर लो दोस्तों, बिठा तो सकते हो क्या? बोला सर मेरे को ऐसे बोला था कोई भी अंगूर संतरा नहीं है तो यहां बिठा देता तो भी कोई अंगूर संतरा नहीं है, देख लो चाहे टच नहीं हो रहा। तो ये चीज हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। फिलहाल है क्या, ओरिजिनल डायग्राम में नहीं है, तो ये चीज किस में आ गई? बोला सर डाउट में है, ये चीज हो भी सकती है और नहीं भी। जब डाउट प्लस संभावना आता है तो सेंटेंस क्या होता है? सही। नेक्स्ट, सभी अनार के सेब होने की संभावना है। क्या सभी अनारों के सेब होने की संभावना है? बोला सर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सभी अनार है ना, ऊपर वाली अनार सेब में जा सकती है, लेकिन ये संतरा वाली अनार है ना, ये कभी भी सेब में नहीं आ सकती, इसकी कभी भी संभावना नहीं है। गलत। नेक्स्ट, सभी अनार के आम होने की संभावना है। बोला सर सभी अनार आम कब हो? जब आप अनारों को यहां डालो। क्या सभी अनारों को आप यहां डालने पर क्या वो आम हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। फिर ध्यान दे, क्या सभी अनारों को डाल सकते हैं क्या? बोले हां सर डाल सकता हूं, मेरे को बोला था सभी, कोई भी अंगूर संतरा नहीं है तो संतरा को भी यहीं बिठा देता और इसके ऊपर अनारों को बनाना था तो अनारों को भी इसके ऊपर ऐसे ही बना देता। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है, तो ये चीज किसमें? डाउट प्लस संभावना बराबर सेंटेंस क्या हो जाता है? सही। और ये हर एक डाउट अगर स्वतंत्र अवस्था में पड़ा होता है तो वो हमेशा क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? 5 नंबर। दोस्तों एक बात मैं आपको जरूर बता दूं, जो स्टूडेंट टॉपिक को पहले ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उनको इस टॉपिक में अगर मैं कोई भी क्वेश्चन समझाऊंगा वो बिल्कुल पकड़ लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट चैनल पर ऐसे भी हो सकते हैं जो वास्तव में पहली बार आए हों चैनल पर, या हो सकता है कि पहले ऑफलाइन में कहीं भी उन्होंने कहीं कोई क्लास नहीं ली, तो बिल्कुल ये चीज आपको न के बराबर समझ में आएगी। प्रयास किया है मैंने, लेकिन बिल्कुल न के बराबर समझ में आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट पेपर डायरेक्टली निकालना थोड़ा सा उचित नहीं होता। तो बिल्कुल मैं न्याय निगमन का न्याय वाक्य का प्रॉपर टॉपिक है वो मैं जरूर डालूंगा यूट्यूब चैनल पर, आप उसे जरूर देखना, ये सारी बातें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम वर्ग के कॉलेज जाने वाले किशोर वर्ग के बच्चों में महंगे कपड़े और सहायक वस्तुओं की आवश्यकता में वृद्धि होती जा रही है। मध्यम वर्ग के कॉलेज जाने वाले किशोर वर्ग के बच्चों में महंगे कपड़े और सहायक वस्तुओं की आवश्यकता में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, क्या कार्रवाई करें कि उनकी जो आवश्यकता है उसको कम किया जाए, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो आमदनी है वो बिल्कुल कम होती है, तो क्या कार्रवाई की जाए? कॉलेजों को ड्रेस कोड लागू करना चाहिए। दूसरा, अन्य बहुत सी वस्तुओं के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों को परामर्श दिया जाना चाहिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में डालें, मैं देखता हूं किस किस का सही होता है। मध्यम वर्ग के कॉलेज जाने वाले किशोर वर्ग के बच्चों में महंगे कपड़े और सहायक वस्तुओं की आवश्यकता में वृद्धि होती है। जल्दी कमेंट फास्ट। तो दोस्तों पहला गलत और दूसरा सही। विचार कर रहे होंगे, बोले सर समाधान तो है, लेकिन मैंने कथन कार्यवाही का कल परसों टॉपिक लेकर आया था। मैंने क्या कहा था? सार्वभौमिक सत्य को ही ध्यान में रखना है। ध्यान रखें दोस्तों, कॉलेज में अगर लोगों के पास ड्रेस नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि ड्रेस कोड लागू किया जाता है। ड्रेस कोड लागू करने का मकसद ये होता है कि उस डिपार्टमेंट को अलग से पहचान देना। समझ रहे हो? ये नहीं कि आज जैसे पुलिस वालों की वृद्धि है तो इसलिए नहीं है कि उनकी वृद्धि वो अलग से दिखाना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट को, इसलिए नहीं कि उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए इसलिए बोला ड्रेस कोड चालू कर दिया, तो ये कतई कहना उचित नहीं है। तो पहला बिल्कुल गलत। ड्रेस कोड स्कूलों में इसलिए दिखाया जाता है, इसलिए जैसे मान लीजिए आपको बैग दिया जाता है कोचिंग के अंदर ऑफलाइन क्लासेज में, वो इसलिए दिया जाता है कि गैलेक्सी का विद्यार्थी दूर से दिखाई दे, वो इंडिविजुअली। समझ रहे हो दोस्तों? तो इसके लिए ऐसा नहीं कह सकते कि उनके पास और बच्चों के पास बैग नहीं है या उनके पास अन्य कोई कपड़े पहनने के लिए नहीं है इसलिए ड्रेस कोड चालू करें, ये बिल्कुल कहना गलत है। पहला गलत और दूसरा सही। दूसरा ये कह रहा है कि अन्य बहुत सी वस्तुओं के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों को परामर्श देना चाहिए। बोले आप ये ड्रेस कोड की बात मत करो,
कि इसके लिए उससे उनको ड्रेस से कम लानी पड़ेगी, ये मत कहो। ये जरूर कहो कि बच्चों को परामर्श ही ऐसा दिया जाए ताकि वो इसके अंदर क्या करे, लिमिटेड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आकृति से संबंधित। आकृतियों को घुमाने पर बनी विकल्प आकृति कौन सी बनेगी? दोस्तों इस आकृति को आप घुमा के बताओ कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी आकृति जो है वो सही आकृति होगी। कमेंट बॉक्स में आंसर डालें, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। कमेंट फास्ट, शाबाश, गलत, शाबाश। निम्न आकृति में को घुमाने के बाद में कौन सी आकृति बनेगी? दोस्तों ध्यान देना, ये चित्र है ना, इसका ये आपको हाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इस बॉल को फेंक रहा है, इस तरीके से फेंक रहा है, मतलब इस तरीके से अगर इस बॉल को यूं फेंक रहा है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज फेंक रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये आपका घड़ी की दिशा होती है, ये आपकी घड़ी के विपरीत दिशा होती है। तो ये इसका हाथ देखो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज फेंक रहा है। अब ये कैसे भी फेंकेगा ना, तो इसका हाथ जो बॉल है ना वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होनी चाहिए। अब देखो ये इसको फेंक रहा है, तो इसका एंगल कैसे भी कर लो ये हमेशा क्लॉकवाइज ही आएगा। इसका हाथ देखो, ये वाला हाथ रहा, इसको कैसे भी फेंक लो हमेशा क्लॉकवाइज ही जाएगा। इसका हाथ कैसे भी ले जाओ, चाहे और घुमा लो, इसको क्लॉकवाइज ही आएगा इसका हाथ। इसका हाथ भी देखो, इधर से फेंकोगे तो क्लॉकवाइज ही जाएगा, जबकि इसका हाथ देखो कैसे भी फेंक लो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा। तो बताओ कौन सी आकृति है? सी। और सी नंबर की आकृति किसमें है? दोस्तों क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, जैसे इस सी को यहां डाल देते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, और यहां डाल दिए तो बच्चा क्या करता है, सी आंसर और सी को यहां आंसर दे देता है डायरेक्ट, और वो गलत हो जाता है। तो गौर करना, ये सी किस में है? इस 3 नंबर में ही है। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति वर्ग में आयतों की संख्या ज्ञात करें और वर्गों की संख्या। पहले वर्गों की और फिर आयतों की संख्या। दोस्तों ये टॉपिक मैं आपको पहले से करवा चुका, लेकिन मैंने आपको केवल त्रिभुजों से संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं। उसका पार्ट नंबर 2 मैं जल्द आपके बीच लेके आऊंगा, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक होंगी और साथ में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे। तो आप कुछ 2-4 दिनों के लिए इंतजार करें, वो भी वीडियो पार्ट नंबर 2 भी मैं जल्द लेके आऊंगा। तो दोस्तों वर्गों की संख्या अगर निकालनी है तो मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूं, उसके अलावा काउंट करने का भी तरीका है ही प्रॉपर। जब वर्गों की संख्या निकालना हो तो इसके पास देखो 1 2 3 4 और 5, अगर 5 पार्ट है इधर से, ठीक है, और इधर पार्टों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, ठीक है। अगर इधर पार्टों की संख्या कितनी है? 4, और इधर पार्टों की संख्या कितनी है? 5। तो दोस्तों ट्रिक कैसे लगती है, अगर ये सारे 5 होते ना तो ट्रिक 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इस तरीके से लग जाती। लेकिन जब इधर जो रो है ना वो तो कितनी है? 4, और अगर कॉलमों की बात करूं तो कॉलम कितनी है? 5। तो ट्रिक चेंज हो जाती है। कैसे? 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 1 2 3 4, तो आप क्या करें, इधर तो 4 बड़ी संख्या, इधर बड़ी संख्या कितनी हो गई? 5। तो क्या करें, 5 गुना 4 ऐसे, और इसको उतारते हुए चले जाएं। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हल होंगे। फिर 5 गुना 4, एक एक उतारो, इसका 1 उतारोगे तो कितना? 4, इसका 1 उतारोगे तो कितना आ जाएगा? 3। फिर वापस एक एक कम करते हुए जाओ, कितने? 3। फिर 1 कम करोगे तो यहां कितने? 2। फिर वापस 1 कम करो, कितना? 2, और फिर 1 कम करो, कितना? 1। तो हल करो इसको, 500 का 20, 4 3 12 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। देखो इसको कम किया, 4 3 3 2 और फिर 2 1। आगे कम इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 1 हो जाता और आगे वो 0 में बदल जाता, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो देखो 20 30 32 और 6 38 और कितने? 40। तो दोस्तों 40 तो क्या हो जाएंगे? वर्गों की संख्या। यहां वर्गों की संख्या जो है वो कितनी हो गई? 40, ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों आयतों की संख्या की बात करूंगा, तो आयतों की संख्या कैसे निकाली जाती है? ये आपने जो काउंट किया है ना वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में आयत निकालूंगा तो कैसे? देखो काउंट करना, 5 और 4 9, 9 और 3 12 13 14, और यहां तो कितने हो गए? 15 टोटल, ठीक है। यहां 4 3 7 8 9 और ये 10, तो ये 10 और इधर कितने हो गए? 15। 15 और 10 को टोटल को आप गुणा कर दो, वो आयतों की संख्या होगी। तो आयतों की संख्या, आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 150। तो दोस्तों आपके वर्ग 40 और आयत कितने हो गए? 150। ऐसा आपके पास विकल्प कोई सा भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों इसको मैंने बनाने से पहले थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसमें जो वर्ग है ना वो मैंने ये ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसमें 4 का फॉर्मेट नहीं है, इसमें परिवर्तन का है। तो आप किसी को भी राइट आंसर कर लो 40 और 150, और 40 और 150 के लिए चाहे आप भी कोई कर लो, तो यहां 40 कर लेना, फिर सही है। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि ये 50 जो है ना वो मैंने इसको गलती के आधार पर दोस्तों ऐसे कर लिए, जैसे
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। अगर आप इसको टोटल करोगे ना तो 25, 35 और कितने 41, 50 और ये 55 हो जाएंगे। तो ये क्या था कि ये फॉर्मूला कब लागू होता, जब यहां तक का ही फॉर्मेट होता, तो इधर भी 4 इधर भी 4 हो जाते, तो ये फॉर्मूला लागू होता। तो विकल्प में मैंने गलत डाल दिया, तो आप इसको 40 कर लेना ताकि राइट आंसर अपना कौन सा आ जाए, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन अपन ने लिए, 30 क्वेश्चन सुपर फास्ट, जिसमें बिल्कुल न के बराबर समय। दोस्तों ज्यादा समय देने से फिर फायदा नहीं होता, क्योंकि कम समय में अच्छा काम करना बेटर होता है। फिर भी आपको कोई समस्या लगे, कोई फास्ट बताने के चक्कर में आपको कम समझ में आया हो, तो आप मेरे को किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं। हमेशा मैं आपको मेरे वीडियो में कहता हूं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल जवाब दूंगा। और आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप ही के लिए सारा किया जा रहा है। तो बिल्कुल आपके लिए मैं हर समय, मेरी जो नींद है 6 घंटे की उसको निकाल दीजिए, उसके अलावा वो समय पूरा टोटली मुझे नहीं चाहिए, मेरा कोई पर्सनल एंजॉयमेंट, बस मेरा जो समय है वो टोटल आप ही लोगों के लिए है। तो आप मेरे 6 घंटे की नींद के अलावा टोटल बचे 18 घंटे है ना, वो मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा, हमेशा तैयार था और हमेशा तैयार भविष्य में हूं भी। तो दोस्तों अभी भी हूं, वर्तमान में पहले भी था और आगामी भी रहूंगा। तो दोस्तों आप पढ़ते रहिए, आप अपने समय को सदुपयोग करते रहिए। तो दोस्तों एक बार फिर इसको जरूर, वीडियो एंड है, इसको आप अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा हो सके और अपन अपने मकसद तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।